अरे बैठते चलो, सोच क्या रहे हो इसमें भी। सरकार अपने हिसाब से चौकी बांटेगी। कर्मधारय समास। लौटाओ सभी। ध्यान देंगे। कर्मधारय समास, पिछली क्लास में अव्ययीभाव समास, तीन ही बातें हमने याद रखी थी। तीन बातें याद रखी। प्रथम पद अव्यय, प्रथम पद अव्ययीभाव समास बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। एक बालक कहता है सबके समझ में आएगा तो सबका सिलेक्शन हो जाएगा, जिनके आया उनके ही तो होगा। ध्यान दो, तीन सामान्य सी बातें मैंने आपको बताई। प्रथम पद अव्यय, यदि पहला पद अव्यय होता है तो वह अव्ययीभाव समास का उदाहरण होता है। अब अव्यय क्या होता है? जिसके हम लिंग, वचन, कारक, काल, पुरुष कुछ भी नहीं बता सकते, वह अव्यय होता है। एकमात्र पद मैंने आपको बताया था, वहां पर यथा। अब बताओ कौन सा लिंग है, कौन सा वचन है, कौन सा कारक है, कौन सा काल है, कौन सा पुरुष है, कुछ भी नहीं पता। और जिसके बारे में कुछ भी नहीं पता होता वो अव्यय होता है। जिसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता वह अव्यय होता है। दूसरी बात बताई थी, किसी पद में उपसर्ग जुड़ा हुआ है तो भी अव्ययीभाव समास का उदाहरण होता है, क्योंकि उपसर्गों के भी लिंग, वचन, कारक, काल, पुरुष कुछ भी नहीं होते हैं। कोई सा भी उपसर्ग आप उठाएं, अनु, कौन सा लिंग है, कौन सा वचन है, कौन सा कारक है, कौन सा काल है, कौन सा पुरुष है, कुछ नहीं पता। दूसरा उठाओ, प्रति, कौन सा लिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, एक वचन, बहुवचन, कुछ पता है क्या? कुछ भी पता नहीं होता। और जिसके विषय में कुछ नहीं पता होता वह अव्यय होता है। तो सामान्य सी बात हमने एक ये याद रखी, यदि पहला पद अव्यय होता है तो वह अव्ययीभाव समास का उदाहरण होता है। और अव्यय की जानकारी कैसे लेते हैं? लिंग, वचन, कारक, काल, पुरुष जानकर। यदि वह कुछ भी बता देता है, कुछ भी बता देता है, तो फिर अव्यय नहीं है। और कुछ भी नहीं बताता है तो अव्यय। इतनी सी तो बात यहां याद रखनी है। इसके अलावा एक बात और महत्वपूर्ण बताई थी कि पद की पुनरावृत्ति, एक ही पद का दो बार आना, एक ही पद का दो बार आना। यदि पद की पुनरावृत्ति होती है, एक ही पद दो बार आ जाता है, तो अव्ययीभाव समास का उदाहरण होता है। दो ही बातें बताई मैंने, इसमें समझने वाला कुछ था ही नहीं। सामान्य सी बात यह कि पहला पद देखो, अव्यय वाली बात करें तो, और उस पहले पद के लिंग, वचन, कारक, काल, पुरुष जानने का प्रयास करो। मैं कहता हूं राम, मैं कहता हूं राम, अब बताओ कौन सा लिंग है? पुल्लिंग है। आपने बता दिया, इसका मतलब ये अव्यय नहीं है। कौन सा वचन है? एक वचन है। आपने बता दिया, इसका मतलब ये अव्यय नहीं है। ठीक है, मैंने शब्द बोला था यथा। अब इसके बारे में आपके मुंह से कोई जवाब नहीं आया कि कौन सा लिंग है, कौन सा वचन है, कौन सा कारक है, कौन सा, कुछ बताया क्या? नहीं बताया। और जिसके विषय में कुछ नहीं बताते वो अव्यय होता है। तो सामान्य सी बात याद रखी, पहला पद अव्यय। दूसरी तो उससे भी आसान है कि पद की पुनरावृत्ति हुई, एक ही पद दो बार आ गया, तो सीधा सीधा कहां जाएगा? अव्ययीभाव समास में। ठीक है, यहां से प्रश्न पूछा जाता है तो कोई भी उत्तर पर होता है। समास की सारी पेचीदगियां, अड़चने, मुसीबतें यहां से शुरू होती हैं। यदि कर्मधारय समास हमारे समझ में आता है तो समास का कोई भी उदाहरण कभी भी गलत नहीं होता है। तो जितनी भी मुसीबतें आएंगी, अड़चने आएंगी, वो यहां से शुरू होंगी।
यह याद रखना। इसलिए पेन कॉपी तो कर दो बंद और बोर्ड पर आ जाओ। पहले समझेंगे, बाद में लिखने का ही काम करेंगे। पहले समझना है, बाद में लिखना है। ठीक है, कर्मधारय। अब बताओ कर्म किसे कहते हैं? मनुष्य के द्वारा किए गए कार्यों का लेखा जोखा कर्म कहलाता है। कहते हैं कि भगवान सबके कर्मों का हिसाब रखता है और जो कर्मों को धारण करता है वही कर्मधारय कहलाता है। अब कर्मधारय में हमने सबसे पहली पंक्ति क्या पढ़ी थी कि पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। अब ये विशेषण और विशेष्य क्या होते हैं यही याद नहीं रहता, यही भूल जाते हम। लेकिन एग्जामिनर को इस पंक्ति में एक प्रश्न नजर आ गया और वह प्रश्न क्या है कि किस समास में विशेषण और विशेष्य का भाव पाया जाता है, और 4 समास के नाम लिख दिए। हमने परिभाषा की एक पंक्ति लिखी, उसी पंक्ति में से उसने प्रश्न उठा लिया। दूसरी पंक्ति हमने क्या पढ़ी? उपमेय उपमान का भाव पाया जाता है। दूसरी पंक्ति हम नहीं पढ़ी, उपमेय उपमान का भाव। अब हम हिंदी से एमए कर जाते हैं, लेकिन उपमेय और उपमान की स्थिति स्पष्ट नहीं होती। लेकिन एग्जामिनर ने तो फिर प्रश्न निकाल लिया। फिर प्रश्न हमारे सामने आ गया कि वह समास जिसमें उपमेय और उपमान का भाव पाया जाता है, और 4 समास के नाम लिखकर दे दी। तो कहां पर है? कर्मधारय है। ठीक है, 2 शब्द हैं। अब इनके आगे एक शब्द जोड़ना है, जिसकी तुलना की जाती है उपमेय होता है, जिससे की जाती है उपमान होता है। जिसकी तुलना की जाती है, जिससे की जाती है उपमान होता है। चंद्रमुख। अब आप मुझे सिर्फ ये बताएं, चंद्रमा के समान मुख। ठीक है, आप मुझे सिर्फ ये बताएं कि हम किसकी विशेषता बता रहे हैं? मुख की। किसकी बता रहे हैं? मुख की। तो की इसके साथ जुड़ा, किससे बता रहे हैं? तो से इसके साथ जुड़ा। जिसकी विशेषता प्रदर्शित की जाती है, जिससे की जाती है, तो हम किसकी विशेषता बता रहे हैं? मुख की। तो कहां जाएगा? ठीक है, किससे? चंद्रमा से, के चंद्रमा के समान सुंदर है। ठीक है, तो कहां गया? तो जिसकी विशेषता, ये विशेषण विशेष है, यही उपमेय उपमान है। यही व्याकरण में हम इन्हें विशेषण विशेष्य कहते हैं, साहित्य में इसे उपमेय और उपमान का नाम दे दिया है। तो वही, लेकिन परिभाषा में दोनों लिखे जाएंगे और दोनों के नाम से ही प्रश्न पूछा जाता है कि वह समाज जिसमें विशेषण और विशेष्य का भाव पाया जाता है, वह समाज जिसमें उपमेय और उपमान का भाव पाया जाता है। तो जिसकी तुलना की जाती है और जिससे की जाती है, मोटे तौर पर हम ये कहते हैं जो हमारे पास होता है उसी की तो विशेषता बताते हैं। जो हमारे पास होगा उसी की तो विशेषता बताएंगे। तो हमारे पास दोनों में से क्या है? तो मुख की तो विशेषता बता रहे हैं, यही उपमेय। जिससे बताते हैं तो हमसे जो दूर होगा उसी की तो हम समानता, उसी से तो समानता करेंगे, उसी के तो बराबर दिखाएंगे, उसी से तो अच्छा दिखाएंगे। लेकिन दिखाएंगे किसे? जो हमारे पास है। अब दोनों में हमारे पास क्या बचा? तो जिसकी तुलना की जाती है और जिससे की जाती है। ठीक है, 2 ही वर्ण याद रखने, एक तो आपने पहले लिखा था की और फिर लिखा था से। पहले लिखा था की, फिर लिखा था, और एक ही शब्द जोड़ा था जिस। तो जिसकी तुलना की जाती है उपमेय, जिससे की जाती है। ठीक है, स्थिति स्पष्ट है।
अब ध्यान दो, अब मैं बहुत सामान्य सा तरीका आपको बता दूं, बहुत मोटा सा तरीका आपको बता दूं, जिससे आप हम आसानी से पहचान सकें कर्मधारय समास का उदाहरण है। ध्यान देना, ये तो हमारी पुस्तक में लिखी हुई होती है, ये तो परिभाषा है जो हमको याद रखनी है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि परिभाषा से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं, आगे भी पूछे जा सकते हैं कि पहला पद विशेषण दूसरा पद विशेष से होता है या फिर उपमेय उपमान का भाव पाया जाता है। बहुत सामान्य सा तरीका, पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है तो कर्मधारय होता है। पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है तो कर्मधारय समास होता है। इस पंक्ति से प्रश्न पूछा जा चुका है 3 मार्च 2019 को कृषि पर्यवेक्षक का एक पेपर हुआ था, वहां यही प्रश्न पूछा गया था। मैंने चर्चा भी की थी कि वह समास जिसमें द्वितीय पद प्रधान होता है, तत्पुरुष और कर्मधारय दोनों थे ऑप्शन में, लेकिन अगली पंक्ति क्या लिखी थी, वह समास जिसमें द्वितीय पद प्रधान होता है तथा प्रथम पद द्वितीय पद की विशेषता बताता है, तो वहां कर्मधारय था, ये याद रखना। ठीक है, तो वह समास जिसमें पहला पद विशेषण दूसरा पद विशेष्य या उपमेय उपमान का भाव या पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है, कर्मधारय कहलाता है। दोबारा और मोटा सा तरीका बता दूं, दो बालक हैं, एक आगे खड़ा है और एक पीछे खड़ा है। आगे वाला बालक पीछे वाले बालक की सारी पोल खोल देता है कि साहब इसने तो ये कर्म किए हैं, वह कर्मधारय होता है। आगे वाला बालक पीछे वाले बालक की सारी विशेषता बता देता है, साहब ये तो ऐसा है, वहां कर्मधारय समास होता है। कैसे, ध्यान दो। अब आप मुझे सिर्फ इतना सा बता दो कि दूसरा पद क्या है। दूसरा पद क्या है, कैसा है, पहले पद ने बताया। मैंने कहा पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है कि वो कैसा है, पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है कि वह कैसा है। अब दूसरा पद क्या है हमारे पास, कैसा है, पहले पद ने ही तो बताया। यहां से जो उदाहरण पूछा जाता है वो ये होता है, नीलोत्पल, उत्पल बोलते हैं कमल को, उत्पल बोलते हैं, 100-200 बार ये उदाहरण पूछा जा चुका है। उत्पल बोलते हैं कमल को, कैसा है, नीला, पहले पद ने बताया। पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है। दोबारा ध्यान देना, अब आपके सामने एक नया प्रश्न और आ गया कि वह पद जिसमें संधि और समास दोनों है, वह पद जिसमें संधि और समास दोनों नहीं है। यह सिर्फ सामासिक पद है, इसमें कोई संधि नहीं है, लेकिन इसमें समास के साथ साथ संधि भी है। तो प्रश्न पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं, ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि वह पद जिसमें संधि और समास दोनों है, वह पद जिसमें संधि और समास दोनों नहीं है। कौन सी संधि है, गुण संधि की पहचान क्या है, ए ओ की मात्रा या फिर आधार आता है। तो पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है तो कर्मधारय होता है। दूसरा पद क्या है, दूसरा पद कैसी है, पहले पद ने बताया। मैंने कहा पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है कि कैसा है। अब दूसरा पद हमारे पास क्या है, मिर्च, कैसी है, काली। ठीक है, एक पद है के दो, एक पद है के दो, एक पद है के दो। जब समास चल रहे हैं तो एक पद तो हो ही नहीं सकता, दो तो कम से कम रहेंगे ही। ठीक है, पहला कुश और दूसरा बू, पहला कुश और दूसरा बू किसे कहते हैं, बू किसे कहते हैं, गंध को। बू किसे कहते हैं, गंध को। कैसी है, खुश करने वाली, खुश करने वाली। बदकार तो बुरा होता है, बदबू, दो पद हैं, एक बद और दूसरा बू। बू किसे कहते हैं, गंध को। बदकार तो होता है बुरा, बदबू यानी गंध कैसी है, बुरी लगने वाली। खुशकार तो होता है अच्छा। ठीक है, बू यानी गंध कैसी है, अच्छी लगने वाली। गंध कैसी है, बुरी लगने वाली। पहला पद दूसरे पद की विशेषता बता रहा है।
एक कटोरी में जहर, एक में अमृत, दोनों मिला दिए, क्या बनेगा? एक कटोरी में जहर है, एक में अमृत है, दोनों मिलाएंगे तो क्या बनेगा? फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर इंटरव्यू में यह प्रश्न पूछा गया था कि एक कटोरी में जहर और एक में अमृत, दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा। और जब हम इंटरव्यू में होते हैं तो आमने सामने होते हैं, और भी प्रश्न बनते हैं। पेपर में आपने लिखकर भेजा, गया, सामने वाले के समझ में आता है तो अच्छी बात, नहीं आता है तो और भी अच्छी बात। वो आपसे पूछने नहीं आएगा आपने क्या लिखा है, आएगा क्या? नहीं आएगा। लेकिन आप इंटरव्यू में आमने सामने होते हैं, याद रखना, ठीक है। तो एक कटोरी में जहर, एक में अमृत, का क्या बनेगा? एक बालक कहता है सर जहर बनेगा। अगला प्रश्न उदाहरण देकर स्पष्ट करो। प्रश्न आया, उदाहरण से स्पष्ट करो कि साहब जहर बनेगा। तो बालक अपना तर्क देता है कि सर बदबू में खुशबू की कोई वैल्यू नहीं होती है, बदबू में खुशबू की कोई कीमत नहीं होती है। ये कौल है, यहां बुरी बदबू मार रही है सड़ांध, और हम इत्र छिड़क रहे हैं, इत्र छिड़के तो कुछ होना जाना है क्या? कुछ नहीं होना। तो बालक का तर्क था सर बदबू में खुशबू की कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए जहर बनेगा। एक बालक कहता नहीं सर अमृत बनेगा। फिर वही प्रश्न, उदाहरण देकर स्पष्ट करो, उदाहरण से समझाओ कैसे। तो बालक अपना तर्क देता है कि सर दूध में कितना भी पानी मिलाओ दूध ही रहता है। लोटे में 2 चम्मच दूध, पूरा पानी, शिव जी को नहलाया किससे? 2 ही चम्मच लेके जाते हैं, हिला के और ले जाते हैं कि शिव जी को पता नहीं लगे। कल यही करने वाले है ना, कल शिव जी के ऊपर चढ़ाने वाले ना, गाजर का हलवा भी खिलाएंगे, धतूरा भी खिलाएंगे, और 2 चम्मच दूध पूरा पानी शिव जी को नहला दिया, प्रसन्नचित्त मुद्रा में भराए। आज तो शिव जी को पता ही नहीं चला। तो बालक का तर्क था कि सर दूध में कितना भी पानी मिलाओ दूध ही रहता है, इसलिए अमृत बनेगा। और वास्तविक स्थिति में अमृत ही बनेगा। यदि जहर बन गया तो अमृत का तो मान ही खत्म हो गया। वो अमृत कैसा जिसके ऊपर जहर का असर हो रहा है? अमृत की ही तो लड़ाई थी, सभी राक्षस अमृत ही पाना चाहते थे, किसी को नहीं मिला रावण को छोड़कर। उन्हें भी खाने के लिए नहीं, नाभि में रखने के लिए, कि जब तक है जिंदा हो, जिस दिन सूख गया उसी दिन निकल जाओगे। आपके वास्तविक जीवन में क्या होता है कोई मायने नहीं रखता। पुस्तकें कहती हैं अच्छाई की जीत होती है। यदि आपने जहर बनाया तो वह आपके जीवन में जहर घोल देगा। एक ही शब्द बोलेगा नेक्स्ट, हटाओ इसे, दूसरा भेजो, इंटरव्यू चल रहे हैं। एक कटोरी जहर है, मैं पी गया तो क्या निश्चित है मैं मरूंगा? नहीं, मुझे बचाया भी जा सकता है। 2 छात्र तो मेरे भी हितैषी होंगे जो दौड़कर हॉस्पिटल ले जाएंगे, ले जाएंगे ना, या हिंदी कोई और ही पूरी कराएगा। एक कटोरी अमृत मैं पी गया तो निश्चित है नहीं मरूं। तो याद रखना, पुस्तकें ये कहती है हमेशा अच्छाई की जीत होती है। गलती से कहीं इंटरव्यू में फंस जाएं तो सकारात्मक सोच के साथ ही जाना। पिछले आईएएस का जो इंटरव्यू हुआ था, एक प्रश्न का उत्तर, एक बालक ने 14 प्रश्नों का उत्तर एक ही दिया था। शुरू के 14 प्रश्नों का एक ही उत्तर दिया था, सिलेक्शन हो गया। और वह उत्तर था सॉरी सॉरी सॉरी, मतलब नहीं पता नहीं पता नहीं पता। गलत बताने से बढ़िया है सॉरी बोलो, आगे निकल जाओ, सॉरी बोलो। इंटरव्यू में यही स्थिति होती है। 2002 में मैंने केवीएस का एक इंटरव्यू दिया था, केंद्रीय विद्यालय संगठन, टीजीटी, सब्जेक्ट था संस्कृत। 5 बिग बॉस मिले और उन्होंने प्रश्न पूछना शुरू किया, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से जवाब दिए। अंतिम प्रश्न उन्होंने पूछा आप कैसे कहते हो कि ऐसा ही होता है? मैंने कहा सर सभी बुकों में यही लिखा हुआ है। पेन लिया, जिस पन्ने पर इंटरव्यू चल रहा था क्रॉस का निशान लगाया, इंटरव्यू खत्म। और एक ही वाक्य बोला, बुको तो कोई शब्द ही नहीं होता, बुक्स होता है। एक वचन में बुक, बहुवचन में बुक्स। मैंने हिंदी का नियम अंग्रेजी के शब्द में लगा दिया, जैसे हम रोजमर्रा के जीवन में बोल जाते हैं, और बाहर का रास्ता दिखा दिया। ये सामान्य सी गलतियां हैं, ये बहुत छोटी सी गलतियां हैं, लेकिन वहां हो जाया करती हैं। 2004 में दोबारा गया, इस बार सब्जेक्ट चेंज, हिंदी, पहले संस्कृत था फिर हिंदी।
5 बिग बॉस मिले वही। फिर उन्होंने प्रश्न पूछना शुरू किया, शांतिपूर्ण तरीके से सबका जवाब दिया। अंतिम प्रश्न उन्होंने पूछा, आपकी हॉबी रुचि क्या है? यहां आकर अटकाते हैं वो, याद रखना, रुचि पर आकर अटकाते हैं, क्योंकि विषय में हम पारंगत हैं तभी तो यहां तक आए थे, विषय को पास करके ही तो हम यहां तक आए थे, फिर रुचि में वो अटका देते। आप सबके जैसे मैंने भी बोला क्रिकेट, 90% 90% भारतीय लड़कों की रुचि अभी भी क्रिकेट होती है, और क्रिकेट। अब उन्होंने क्रिकेट में प्रश्न पूछना शुरू किया। पहला प्रश्न था, बोल्ड और क्लीन बोल्ड में क्या अंतर है? पहला 2004 की बात बता रहा हूं मैं आपको, 2004 की बात बता रहा हूं। वेल्स, गिल्लियां जब गिरती हैं तो बोल्ड होता है, विकेट भी उखड़कर चला जाता है तो क्लीन बोल्ड होता है। उस समय नहीं पता था, बाहर आके पता लगाया। दूसरा प्रश्न उन्होंने पूछा, स्पिन गेंद किसे कहते हैं, परिभाषित कीजिए। उनका प्रश्न क्या था, परिभाषित कीजिए, समझाओ मत, समझदार तो वो होते हैं। उन्होंने सिर्फ परिभाषा पूछी थी। वह गेंद जो चक्रण करती हुई जाए और जमीन पर टप्पा खाने के बाद अपने लक्ष्य की ओर निर्धारित हो जाए, स्पिन गेंद कहलाती है। उस समय नहीं पता था, बाहर आकर ढूंढे। और मजे की बात तो ये कि हमारे समय में गूगल बाबा भी नहीं होता था, जो गोल गोल ढूंढ कर घूमेगा और ढूंढ कर लाएगा, आपको बताएगा ही। उस समय पुस्तकें एकमात्र सहारा थी, हम पुस्तकों में ही खोजा करते थे। ठीक है। तीसरा और अंतिम प्रश्न उन्होंने पूछा, गुगली गेंद किसे कहते हैं? सारी दुनिया जानती थी, अनिल कुंबले डालता है, रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रहा है। प्रश्न था, कहते किसे? प्रश्न क्या था, कहते किसे? वह गेंद जो हाथ में से छूटने के बाद उतनी गति नहीं होती जितनी जमीन में टप्पा खाने के बाद होती है, सीधी निकलती है, स्पिन की एक वैरायटी होती है। उस समय नहीं पता था, बाहर आके पता लगाया। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि गलती से कभी किसी इंटरव्यू में फंस जाए तो क्रिकेट रुचि मत बता देना, क्योंकि क्रिकेट की शब्दावली लंबी चौड़ी हुआ करती है। ये आईएएस और इससे पहले जो आईएएस का इंटरव्यू हुआ था, एक बालक ने अपनी हॉबी रुचि क्रिकेट ही बताई थी। दर्पण में शायद आपने पढ़ा होगा, लंबा पूरा एक लेख था एक पृष्ठ का। जब उसने अपनी हॉबी, जो सेलेक्ट होते हैं उनके इंटरव्यू छपते हैं, दर्पण में आते हैं, प्रतियोगिता दर्पण वगैरह में, खूब आपने भी पढ़े होंगे। तो उसमें मैंने वो लेख पढ़ा था कि उस बालक ने अपनी हॉबी रुचि क्रिकेट बताई थी, और उससे प्रश्न जो पूछा था वो ये था कि ये दो बल्लेबाज हैं, इतने रन पर बैटिंग कर रहे हैं, 94 पर, 3 गेंद शेष हैं, 7 रन जीतने को चाहिए और दोनों का शतक बनना है। वहां ये प्रश्न पूछा गया था। गेंद सिर्फ 3 बची हैं, रन सिर्फ 7 बचे हैं, इतने इतने पर दोनों बैटिंग कर रहे हैं और दोनों का शतक बनना है। ये वहां प्रश्न पूछा गया था। कौन बताएगा? हाथ खड़ा करेंगे। 2 3 है, वो बाउंड्री पे फील्डिंग कर रहे हैं, वो बता रहे हैं। 1 2 3 बताना नहीं, हाथ खड़ा करना। एक चांस, एक पूछूंगा बस, पूरी क्लास में एक चांस। बैठे बैठे बोल दे, बैठे बैठे बोल दे, खड़ा हो जा, चल बोल, बैठ जा। पहली पे 4 लगाया, दूसरी पे 2 लगाया, तीसरी पे 6 लगाया, तो ये तो एक ही बल्लेबाज खेला, दूसरे के साथ कहां बना? पूरी क्लास में एक ही चांस था। अब तो अगला वर्ल्ड कप 4 साल बाद होगा। ये नहीं, अब नहीं, मौका एक ही मिलता है, एक ही मौका मिलता है। वर्ल्ड कप गया, अरे बैटिंग करनी है, फील्डिंग नहीं करनी। ध्यान दो बोर्ड पर, बोर्ड पर आओ। गया मौका, तो अब थोड़ा सा समझ लो बस। अभी भी है कि कोई जो बता देगा, और नहीं बताया तो, नहीं बताया तो मुर्गा बना दूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, नहीं, वो पीछे वाला बताएगा। चलो, मार दिया, क्या हो जाएगा?
रन आउट तो अपनी बैठ 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 पहले। रन आउट तो अपनी साइड ही हो गया। ये बताएगा कौन? कोई नहीं। देखो मैंने आपको पहले ही कहा, सिर्फ बताना होता है, समझाना नहीं होता। वहां जो बैठे होते हैं वो सब समझदार होते हैं, सिर्फ बताना। मैं आपको ध्यान दो दोबारा, पहली गेंद पर इसने 6 लगाया, दूसरी गेंद पर 6 लगाया, लेकिन बाउंड्री पर कैच आउट। बाउंड्री पर कैच आउट। अब मैं कह रहा हूं बाउंड्री पर कैच आउट, इसका मतलब स्ट्राइक चेंज हो रही है। मैं नहीं बता रहा हूं, अपने आप हो रही है। समझाना नहीं है उनको, समझदार तो वो पहले ही हैं। जब बाउंड्री पे कैच आउट होगा तो स्ट्राइक स्वतः ही चेंज हो जाएगी और फिर ये 6 लगाएगा। अब उनकी शर्त क्या थी कि 6 एक ही लगेगा। उनकी शर्त ये थी कि 6 एक ही लगेगा। पहली गेंद पर 4 रन, दूसरी गेंद पर तीसरे रन पर रन आउट, तीसरे रन पर रन आउट, तो 6 इसके हो गए। और तीसरे रन पर रन आउट है तो स्ट्राइक चेंज हो रही है, फिर ये 6 लगाएगा। फिर शर्त क्या थी कि लास्ट विकेट है। फिर शर्त क्या थी कि विकेट भी लास्ट है। पहली गेंद पर 4 रन, दूसरी गेंद पर 3 रन, लेकिन रन शॉर्ट। अब 3 रन है, रन शॉर्ट है, तो काउंट 2 होंगे, स्ट्राइक चेंज हो जाएगी और फिर 6। दोबारा क्रिकेट मत खेलना। तो कहने का मतलब गलती से कहीं फंस गए तो क्रिकेट अपनी रुचि नहीं बताएंगे। बहुत सामान्य सा जवाब होता है, अभिरुचियों में रुचि रखना ही मेरी रुचि है। यदि गलती से कहीं पहुंचे और रुचि से संबंधित प्रश्न आया तो अभिरुचियों में रुचि रखना ही मेरी रुचि है। मतलब जैसा मुझे माहौल मिलता है मैं अपने आप को वैसा ही ढाल लेता हूं। आप शांतिपूर्ण तरीके से प्रश्न पूछ रहे हैं, मैं शांतिपूर्ण तरीके से जवाब दे रहा हूं। आप गाली गलौज करेंगे, आपसे 4 ज्यादा दूं। ठीक है, ध्यान दें। तो पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है। कर्मधार, पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है तो कर्मधारय समास होता है। अब आप मुझे एक बात ये बताओ, जब पहला बालक दूसरे बालक की पोल खोल रहा है तो क्या दूसरा चुपचाप रहेगा? कुछ नहीं बोलेगा। गांधी का जमाना है, एक गाल पे थप्पड़ मारा, दूसरा आगे कर दिया। सबको केजरीवाल समझाए, जो भी आता है बजा के चला जाता है। या मुख्यमंत्री के दर्शन नहीं होते, वहां गाल पर थप्पड़ पड़ जाते। फर्क इतना सा है कि वह आम आदमी है। फर्क कितना सा है, वह आम आदमी है, रिक्शे वाले की पहुंच में भी है। रिक्शा वाले को भी लगता है इसने गलती की, थप्पड़ मार कर आता, इसलिए मुख्यमंत्री थोड़ी बनाया था। या मुख्यमंत्री के दर्शन हो सकते हैं क्या? 2 महीने तक कतार में लगे तो नंबर नहीं आए, ये स्थिति है। ठीक है, दोनों अलग अलग हैं। लौट कर आओ दोबारा। पहला बालक जब दूसरे बालक की पोल खोलता है तो दूसरा चुप नहीं रहता है। हम लिखते हैं कि पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है, जबकि कभी कभी दूसरा पद भी विशेषण बनता है। सिर्फ पहला नहीं, दूसरा भी बन जाया करता है। तुषार धवल, तुषार बोलते हैं बर्फ को, धवल बोलते हैं सफेद को। बर्फ के समान सफेद, बर्फ के समान सफेद। अब सफेद एक रंग का नाम है, सफेद एक रंग का नाम है, और किसी भी रंग का नाम विशेषण होता है। किसी भी रंग का नाम विशेषण होता है। देखो ये एक रंग का नाम है, ये एक रंग का नाम है, ये एक रंग का नाम है, और ये एक रंग का नाम है। ठीक है, यहां तो पहला पद विशेषण है, यहां दूसरा पद विशेषण है। यहां पहला पद विशेषण है, यहां दूसरा पद विशेषण है। तो क्या याद रखना है? कोई सा भी पद किसी की भी विशेषता बताए, कर्मधारय होता है। लिखा यही जाएगा कि पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होगा, जबकि वास्तविकता यह है कि कोई सा भी पद किसी की भी विशेषता बता सकता है, वह हमारा कर्मधारय होता है। पहली पंक्ति तो इस बात को कहती है कि पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है, जबकि दूसरी पंक्ति के अंतर्गत ये होता है कि कोई सा भी पद किसी की भी विशेषता बता सकता है। यहां दूसरा पद विशेषण है, यहां पहला पद विशेषण है। ठीक, अब गड़बड़ी कहां होती है? इसके कुछ उदाहरण हमें बहुब्रीहि समास में देखने को मिलते, एक ही पुस्तक में देखने को मिलते।
अलग अलग पुस्तक में देखने को मिले, किसी एक को अच्छा बताएं, किसी एक को बुरा बताएं और पढ़ने लग जाएं, एक ही पुस्तक में देखने को मिलते हैं। ठीक है, उदाहरण विशेष की बात करूं, बहुत उदाहरण है, मैं दो से सब स्थिति स्पष्ट कर दूंगा, ध्यान देना, बहुत उदाहरण है। दूसरा पद क्या है? दूसरा पद क्या है? कैसा है? पहला पद दूसरे पद की विशेषता बता रहा है, कर्मधार है। दूसरा पद क्या है? अंबर यानी वस्त्र, अंबर यानी वस्त्र, कैसे हैं? पीले। पहला पद दूसरे पद की विशेषता बता रहा है, कर्मधार है। लेकिन दोनों की दोनों उदाहरण बहुब्री में देखने को मिलते हैं। अब ऐसी स्थिति में क्या करना है, ध्यान देना, मैं बहुत सामान्य सी चर्चा बहुब्री की कर रहा हूं अभी आपके सामने। बहुब्री समास में हमने क्या पढ़ा था? दोनों पदों की प्रधानता न होकर अन्य पद की प्रधानता होती है। सबने पहली पंक्ति यही पढ़ी थी कि दोनों पदों की प्रधानता न होकर अन्य पद की प्रधानता होती है। दूसरी पंक्ति पढ़ी थी, अपने पद के अर्थ को छोड़कर लाक्षणिक अर्थ देता है, लक्षण के आधार पर हम जिसे पहचानते हैं। तो दो पंक्तियां हमने पढ़ी, दोनों पदों की प्रधानता न होकर अन्य पद की प्रधानता होती है, अपने पद के अर्थ को छोड़कर लाक्षणिक अर्थ देता है। इसके अलावा एक और पंक्ति होती है जो सब कुछ स्पष्ट कर देती है, दूध का दूध, पानी का पानी, सब अलग, कि ये कर्मधारय में रहेगा और ये बहुब्री में रहेगा। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण पंक्ति क्या है, ध्यान देना, यही काम आएगी। बहुब्री समास के जितने भी उदाहरण होते हैं वे सभी अद्वितीय होते हैं। जितने भी उदाहरण होते हैं वे सभी अद्वितीय होते हैं। अद्वितीय मतलब जिनके समान कोई दूसरा नहीं है, यूनिक जिसे हम कहते हैं। ठीक है, बहुब्री समास के जितने भी उदाहरण होते हैं वे सभी अद्वितीय होते हैं और हमारे जितने भी भगवान हैं सब अद्वितीय। दोबारा ध्यान दो, बहुब्री समास के जितने भी उदाहरण होते हैं सभी अद्वितीय होते हैं, हमारे जितने भी भगवान हैं सभी अद्वितीय हैं। इस बात को मैं ऐसे भी कह सकता हूं, यदि कोई पद किसी भी भगवान का पर्यायवाची बनता है तो वह सिर्फ सिर्फ और सिर्फ बहुब्री समास का उदाहरण होता है, अन्य किसी भी समास का कोई भी नियम उसके ऊपर लागू नहीं होता। फिर चाहे कोई सा भी समास चिल्लाता है तो चिल्लाता रहे, हाई कोर्ट जाए चाहे सुप्रीम कोर्ट, उदाहरण किसका होगा? समझ में आया? मैंने कहा है बहुब्री समास के जितने भी उदाहरण होते हैं सभी अद्वितीय होते हैं, हमारे जितने भी भगवान हैं सभी अद्वितीय हैं। यानी कोई पद किसी भी भगवान का पर्यायवाची बनता है तो बहुब्री समास का उदाहरण होता है। अब बताओ, क्या ये पद किसी भगवान के पर्यायवाची हैं? और यदि हैं तो बहुब्री के उदाहरण होंगे। फिर चाहे कर्मधार है चिल्लाता है तो चिल्लाता रहे, हाई कोर्ट जाए चाहे सुप्रीम कोर्ट, उदाहरण किसके हुए? आया समझ में? दोबारा, हमने पेपर दिया सब इंस्पेक्टर का, पास हो गए, गलती से फिजिकल भी हो गया, कहां पहुंच गए? और जब हम इंटरव्यू में पहुंचते हैं तब साम दाम दंड भेद कोई सी भी नीति काम आए, अब हमारा चयन होना चाहिए, अब हमारा सिलेक्शन होना चाहिए, और हम इंटरव्यू की तैयारी के बजाय जुगाड़ में लग जाते हैं। जुगाड़ जानते हैं ना, हिंदुस्तान में ही पाया जाता है और कहीं होता ही नहीं। कभी अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन हुआ करते थे, उन्होंने अपने अधिकारियों को बुलाया, अपने राजदूतों को बुलाया और कहा कि हिंदुस्तान का भ्रमण कर कर आओ, पता लगाओ हिंदुस्तान ने कोई ऐसा आविष्कार तो नहीं कर लिया जो हम नहीं कर सके। वो आते हैं 10-20 दिन घूमते हैं, वापस चले जाते हैं, कहते हैं सर सब कुछ ठीक है लेकिन उनके पास जुगाड़ है अपने पास नहीं है, उनके पास जुगाड़ है अपने पास नहीं है। क्लिंटन वाजपेयी जी के पास फोन करते, उस समय प्रधानमंत्री, ठीक है, उनके पास फोन करते हैं कि अपना जुगाड़ हमें दे दो, कुछ भी लो चाहे,
लेकिन नहीं दे सकता। कि क्यों नहीं दे सकता? कि मेरी कुर्सी जुगाड़ पर टिकी है। ठीक है, तो हिंदुस्तान में सिर्फ जुगाड़ पाया जाता है और हम इंटरव्यू की तैयारी के बजाय जुगाड़ में लग जाते हैं और जुगाड़ भी मिल जाता है। सामने वाला था काम तो हो जाएगा लेकिन 20 लाख लगेंगे, काम तो हो जाएगा लेकिन 20 लाख लगे, हम उठाकर 20 लाख दे देते हैं। ये लोग, सामने वाला कहता है घर जाकर आराम से सो जाओ, आपका चयन होगा, आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि सामने वाला इतनी पावर तो रखता है कि किसी एक का चयन करा सके, किसी एक का सिलेक्शन करा सके। किसका कराएगा? हमारा, क्योंकि हमने पैसे दिए। लेकिन जिस दिन इंटरव्यू होना था उसी दिन मंत्री जी का फोन आता है कि मेरा एक भतीजा है, इसका चयन करना है। अब बताओ ये सज्जन किसका चयन करेंगे? स्वाभाविक बात है मंत्री जी के भतीजे का, क्योंकि 20 लाख तो फिर कभी कमा लेंगे। यदि मंत्री जी से शत्रुता मोल ले ली तो उठाकर ऐसी जगह पर पटक देंगे जहां राशन कार्ड से पानी मिलता है। नियम कहता है, नियम कहता है कि हमने पैसे दिए, हमारा चयन होना चाहिए, हमारा सिलेक्शन होना चाहिए। नियम कहता है कि हमने पैसे दिए, हमारा चयन होना चाहिए, हमारा सिलेक्शन होना चाहिए। लेकिन जैसे ही मंत्री जी की अप्रोच आई, सारे नियम रखे रह गए। नियम कहता है पहला पद दूसरे पद की विशेषता बता रहा है, कर्मधारय होना चाहिए। नियम कहता है कि पहला पद दूसरे पद की विशेषता बता रहा है, कर्मधारय होना चाहिए। लेकिन जैसे ही भगवान की अप्रोच आई, सारे नियम रखे रह गए और कहां पहुंच गया? आया समझ में? लिखो। कर्मधारय समास, जिस समास में, जिस समास में पहला पद, पहला पद विशेषण, जिस समास में पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य हो, पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य हो, अथवा अथवा उपमेय उपमान का भाव हो, अथवा उपमेय उपमान का भाव हो, अथवा प्रथम पद, अथवा प्रथम पद द्वितीय पद की विशेषता बताता हो, प्रथम पद द्वितीय पद की विशेषता बताता हो, उसे कर्मधारय समास कहते हैं, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे ये आपने लिखा है प्रथम पद विशेषण, दूसरा पद विशेष्य, उपमेय उपमान का भाव, प्रथम पद द्वितीय पद की विशेषता। ठीक है, यही तो हमने लिखा है। जैसे उदाहरण लिखते हुए चलेंगे आप। नीलकमल, नीलकमल, नीला है जो कमल, नीलकमल, नीला है जो कमल, नीलोत्पल, नीलोत्पल, विग्रह वही यथावत, नीला है जो उत्पल, नीला है जो उत्पल, उत्पल बोलते हैं कमल को। नीला है जो कमल, वहां उत्पल भी लिखा हुआ मिल सकता है विग्रह में, कमल भी लिखा हुआ मिल सकता है विग्रह में, ये एक दूसरे के पर्यायवाची हो सकते हैं। काली मिर्च, काली है जो मिर्च, काली मिर्च, काली है जो मिर्च,
खुशबू, खुशबू। एक बार बोर्ड पर आओ लौट कर। देखो पिछली क्लास में अव्ययीभाव समास में मैंने आपको एक नोट डलाया था, ठीक है। और नोट में क्या था कि जिस पद में उपसर्ग जुड़ा हुआ होता है, कोष्टक में लिखा था अभावात्मक और विशेषणात्मक को छोड़कर, ठीक है। देखो ये उपसर्ग होते हैं, ये उपसर्ग हैं। आगे हम उपसर्ग में इनको डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन कैसे हैं? विशेषणात्मक, जो विशेषता बता रहे हैं, जो अच्छाई और बुराई को प्रदर्शित कर रहे हैं, वे हमारे विशेषण हुआ करते हैं, जिनसे अच्छे बुरे का भाव पता लगता है, ठीक है। तो ये देखो उपसर्ग होते हुए भी अव्ययी भाव में नहीं है, कहां है? कर्मधारय में। क्यों है? क्योंकि ये विशेषता प्रदर्शित कर रहे हैं, इसलिए कोष्टक में हमने लिखा था अभावात्मक और विशेषणात्मक को छोड़कर, ठीक है। खुशबू, अच्छी है जो गंध, अच्छी है जो गंध, अच्छी है जो गंध। बदबू, बुरी है जो गंध, बुरी है जो गंध। सज्जन, अच्छा है जो जन, अच्छा है जो जन। कौन सी संधि? व्यंजन संधि। कौन सी संधि? व्यंजन संधि। दुर्जन, बुरा है जो जन। कौन सी संधि? विसर्ग संधि। मैंने आपको ये बताया था, और उस समय कोष्टक में लिखा है सिर्फ कर्मधारय है। जब मैंने ये उदाहरण लिखाया था तो आपको मैंने कहा कोष्टक में लिखते हुए चलो, ठीक है। बुरा है जो जन। महर्षि, महान है जो ऋषि, महान है जो ऋषि। संधि गुण संधि। कौन सी संधि? गुण संधि। गुण संधि की पहचान ए ओ की मात्रा या फिर आधार है, ए ओ की मात्रा या फिर आधार है। महाजन, महान है जो जन। ये उदाहरण था एलडीसी में 2018 में जो पेपर हुआ था। 4 पेपर थे, 2 अगस्त में, 2 सितंबर में, ठीक है। जिनकी एक और लिस्ट जारी हुई है कल परसों, 3-4 दिन पहले ही लिस्ट आई है एक और 2018 एलडीसी की। वेटिंग थी, जो बैकलॉग था, क्या था पता नहीं, क्योंकि फोन आए थे 2-4-5, मिठाई के डिब्बे आए थे, इसलिए पता है ना। जैसे सिलेक्शन होता है तो मिल जाता है गड़बड़, ठीक है। ये उदाहरण वहां पूछा गया था। महान है जो जन। महासागर, महान है जो सागर, महान है जो सागर। महासागर। महार्णव। कौन सी संधि? महा प्लस अर्णव, महा प्लस अर्णव। अर्णव बोलते हैं सागर को, अर्णव बोलते हैं सागर को। तो विग्रह वही, महान है जो अर्णव, महान है जो अर्णव। अंधकूप, किसका? कहाँ है? वो विग्रह हो रहा है, संधि में लोप होते हैं। किसमें? महासागर में नहीं, महार्णव में। इसमें संधि है, ए और ए मिलकर ये आ बने, ये आ बने। महासागर में कोई संधि नहीं। महा अपने आप में अलग पद है और सागर अपने आप में, तो इनका मेल हो रहा है। समास में क्या होता है? मेल होता है, ठीक है। अंधकूप, अंधा है जो कूप, कूप बोलते हैं गुआ को। अंधा, अंधा का मतलब गहरा है जो कूप, कूप बोलते हैं, कूप बोलते हैं कुआ को, कूप बोलते हैं कुआ को। अंधा, अंधे से मतलब क्या है? यहाँ गहरा,
गहरा है जो कुआं। अंधविश्वास, विश्वास है कैसा है, अंधा। पहला पद दूसरे पद की विशेषता बता रहा है सब में। पहला पद दूसरे पद की विशेष, कूप यानी कुआं कैसा है, गहरा। अर्णव यानी सागर कैसा है, महान। सागर कैसा है, महान। तो पहले पद दूसरे पद की विशेषता बता रहा है सब में, वही चल रहा है। ठीक है, अंधा है जो विश्वास, अंधा है जो विश्वास। अल्पेच्छा, संधि अल्प प्लस इच्छा, गुण संधि का उदाहरण है। अल्प प्लस इच्छा गुण संधि है, अल्पेच्छा। तो इच्छा कैसी है, अल्प। अल्प है जो इच्छा, अल्प है जो इच्छा, कम छोटी। उड़न तस्त्री, तस्त्री कैसी है, उड़ती है। उड़ती है जो तस्त्री, उड़ती है जो तस्त्री। उड़ती है जो तस्त्री। पहला पद दूसरे पद की विशेषता बता रहा है सब में। आप दूसरा पद देखेंगे फिर उठाएंगे कैसा है, आपको पता लग जाएगा। क्या हुआ, हाँ तो आगे बताऊंगा वो। आ जाओ, उड़न खटोला, उड़ता है जो खटोला। खटोला जानते हैं क्या, खटोला, खाट का बेटा खटोला। छोटी खाट होती है, बच्चों को सुलाने के काम आती है, उसको खटोला कहा जाता है। ठीक है, खाट का बेटा बोलते हैं। उड़ता है जो खटोला। कृष्ण सर्प, सर्प कैसा है, काला। पहला पद दूसरे पद की विशेषता बता रहा है, पहला पद दूसरे पद की विशेषता बता रहा है। काला है जो सर्प, काला है जो सर्प। सपूत, से क्या है यहां पर, उपसर्ग है। से क्या है यहां पर, उपसर्ग है, लेकिन विशेषण बता रहा है, विशेषता बता रहा है, इसलिए कर्मधारय में। नहीं तो कहां पहुंच जाते, अवयवा में। नहीं तो कहां पहुंच जाते, अवयवा। अच्छा है जो पूत, पूत यानी पुत्र। अच्छा है जो पूत, कुपुत्र। बुरा है जो पुत्र। पहला पद दूसरे पद की विशेषता बता रहा है, कुछ नहीं करना है, बहुत सामान्य सा है। पहला पद देखो, दूसरा पद क्या है, पुत्र कैसा है, कु का अर्थ होता है बुरा। ठीक है, दूसरा पद क्या है, पूत कैसा है, से का अर्थ होता है अच्छा। सर्प कैसा है, काला। खटोला कैसा है, उड़ता है। तो पहला पद दूसरे पद की विशेषता बता रहा है। सूक्ति, कौन सी संधि, सु प्लस, ये लिखाया था मैंने उस समय। सु का अर्थ होता है अच्छा, उक्ति बोलते हैं कथन को। ठीक है, तो अच्छी है जो उक्ति, अच्छी है जो उक्ति, उक्ति बोलते हैं कथन को। हाँ ठीक है, पुत्र छोटा ही होता है। कटुक्ति कौन सी संधि, कटु प्लस उक्ति। कटु का अर्थ होता है कठोर, उक्ति का अर्थ होता है कथन। ठीक है, कठोर है जो कथन, कड़वे हैं जो वचन। ठीक है, कठोर है जो कथन, कड़वे है जो वचन, ये भी लिखा हुआ मिल सकता है वहां, कड़वे है जो वचन। पहला पद दूसरे पद की विशेषता बता रहा है।
पहला पद दूसरे पद की विशेषता। मैंने आपको एक बात और बताई थी, यदि आपको धुंधला से याद है, कि यदि किसी पद में परम या महाशब्द जुड़ता है, ये मैंने आपको संधि में बताई थी, किसी भी शब्द में परम या महाशब्द जुड़ जाता है तो ये कर्मधारय के उदाहरण हुआ करते हैं। धुंधला से याद आ रहा है ना? ये मैंने आपको उस समय बताया था। परमात्मा, संधि कौन सी है? परम प्लस आत्मा, दीर्घ संधि। महान है जो आत्मा, महान है जो आत्मा, परम का अर्थ होता है महान। परमाणु कौन सी संधि? परम प्लस अणु। महान है जो अणु, महान है जो अणु। दुर्वचन, दुर का अर्थ होता है बुरा, दुर का अर्थ होता है बुरा। कौन सी संधि? विसर्ग संधि। ठीक है, तो बुरे हैं जो वचन, बुरे हैं जो वचन। परमेश्वर कौन सी संधि? कौन सी संधि? गुण संधि। परम यानी महान, महान है जो ईश्वर, बहुमूल्य। मूल्य कैसा है? बहुत। दो शब्द बताए थे मैंने आपको बहु में। युग्म शब्द में मैं संधि में इनकी चर्चा कर चुका हूं। बहु का अर्थ होता है बहुत यानी अधिक, और बहु होती है वधु। नारी सूचक शब्दों में दीर्घ मात्रा आता है, नारी सूचक शब्दों में दीर्घ मात्रा आता है। तो शब्द बने विग्रह होगा, बहुत है जिसका मूल्य, का पुरुष। 100-200 बार ये उदाहरण पूछा जा चुका है। का पुरुष, का को बोलते हैं कायर, का शब्द काम में आता है कायर के। कायर है जो पुरुष, कायर है जो पुरुष, कायर है जो पुरुष। पहला पद दूसरे पद की विशेषता बता, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो सब समझ में आएगा। देखो, भला मानस, दूसरा पद क्या है? कैसा है? दूसरा पद, दूसरा पद कैसा है? काला। दूसरा पद क्या है? आत्मा। कैसी है? महान। दूसरा पद क्या है? कैसा है? दूसरा पद क्या है? बर्फ के समान। ठीक है, बर्फ के समान। ये अब हमारे क्या है? उपमेय उपमान वाले, कि उसके समान, उसके समान। तो बर्फ के समान सफेद, चंद्रमा के समान मुख, चील के समान गाड़ी। ठीक है, तो क्या बनेगा? भला है जो, भला है जो मानस। ठीक है, कृष्ण पक्ष, कृष्ण यानी काला, है जो पक्ष, पक्ष कितने होते हैं? दूसरा, एक शुक्ल एक कृष्ण। ठीक है, महान आत्मा, महान है जो आत्मा, महान है जो काव्य। अब उपमेय उपमान वाले, बर्फ के समान सफेद, तुषार बोलते हैं बर्फ को, बर्फ के समान सफेद। अब देखो यहां दूसरा पद विशेषण हो गया, दूसरा पद विशेषण हो गया। ठीक है, चंद्रमुख
चंद्रमा के समान मुख, चंद्रमा के समान मुख। चील गाड़ी, चील के समान गाड़ी। गाड़ियां बहुत चलेंगी समास में, याद रखना, ये पहली गाड़ी आई है अभी। चील के समान गाड़ी, हवाई जहाज। इसको देखकर ही आविष्कार किया गया कि ये उड़ रही है तो हम भी कुछ उड़ा दें, ठीक है। और आविष्कार हो गए, जितने भी आविष्कार हुए हैं प्राकृतिक चीजों को देखकर ही हुए, कि ये सब कुछ ऐसा कर सकते हैं तो हम भी कुछ ऐसा बनाएं, लोहे का, पत्थर का, ईंटों का, दीवारों का, जो उड़ने लग जाए सब, और उड़ने लगे, वो यहां पर बनाया गया था। तो चील के समान गाड़ी, ये पहली गाड़ी है। गाड़ियां बहुत आएंगी समास में, याद रखना, और हर बार समास का नाम परिवर्तित होगा। तो ये पहली गाड़ी है, याद रखना, ठीक है। बाकी के करेंगे अगली क्लास में।